हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकार लोगों से मिलवाते हैं ताकि कुछ खबरों पर चर्चा की जाए और कुछ गहराई से मालूमात हासिल की जाए। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इंटरनेशनल खबरों को खास अहमियत के साथ आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल गोदी मीडिया भी बेईमानी करता है, उससे भी बचना एक बहुत बड़ा काम है। और जिस तरह से हमारी कोशिश रहती है कि जिस मुल्क से भी खबर है वहीं से खबर लाएं और आपको बिल्कुल उसी सोर्स के नजदीक लेकर के जाएं। उसके साथ साथ हम कुछ जानकार लोगों से भी मिलवाते हैं इंटरव्यू की शक्ल में। आज हमारी बात हो रही है सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब से, जो इंटरनेशनल अफेयर्स पर नजर रखते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में वक्त दे देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उससे पहले आप हमारे चैनल पर विश्व दर्पण के नाम से 100 एपिसोड कर चुके हैं। अभी जरा वक्त की कमी की वजह से वो काम रुका हुआ है, लेकिन इंटरव्यू की शक्ल में हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हम चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में एक राब्ता बना रहे। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में जिस तरह से इजराइल और अरब मुल्कों और मुस्लिम मुल्कों के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है अब्राहम एकॉर्ड के साथ। आपको याद दिला दूं कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में अब्राहम एकॉर्ड के तहत यूएई और बहरीन और उसके बाद मोरक्को और सूडान इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर चुके हैं। और अभी हाल ही में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन की मुलाकात हुई है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से। वो नेतन्याहू अंदरूनी कुछ मामलात में फंसे हुए हैं, कई कंट्रोवर्सीज चल रही है, लेकिन इसके बीच इन दोनों के बीच जो बात हुई उसमें एक खास मामला था इजराइल और सऊदी अरब के बीच नॉर्मलाइजेशन का, यानी ताल्लुकात नॉर्मल करने का। इसके अलावा भी क्या कुछ हुआ है, इस पर हम बात करेंगे असद मिर्जा साहब से और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2020 में अब्राहम एकॉर्ड हुआ था उसके असरात क्या क्या हुए हैं इस इलाके के मुल्कों में और क्या कुछ हो रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि ओमान शायद उनके लिए कुछ नरम होगा, लेकिन वहां की शूरा ने, मजलिस शूरा ने फिर एक सख्त कदम उठाया। अब क्या कुछ हो रहा है ये जानने के लिए हम असद मिर्जा साहब से मिलते हैं। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि जैक सुलिवन की इस मुलाकात में, जबकि इजराइल की सरकार के शिद्दत पसंद होने की वजह से खुद वहां की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है इजराइल के अंदर, ये सऊदी अरब और इजराइल के बीच में ताल्लुकात को नॉर्मल करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्योंकि जल्दबाजी मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार अभी सेटल भी नहीं हुई है, उनके एक मिनिस्टर को हटाना भी पड़ा है अदालत के फैसले के बाद, और हर दिन कुछ ना कुछ हंगामे वहां है। इस बीच में सऊदी अरब से ताल्लुकात नॉर्मल करने की जल्दी क्या है? अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं? शुक्रिया काजमी साहब। जैसा आपने फरमाया कि इसराइल और मुख्तलिफ अरब ममालिक और खास तौर से गल्फ नेशन जो हैं, जिसमें कि मुत्तहिदा अरब अमीरात, आपका बहरीन, मोरक्को शामिल है और कुछ हद तक सूडान भी उसमें शामिल हुआ था। इन सब के दरमियान में अब्राहम एकॉर्ड्स 15 सितंबर सन 2020 में अमल में आया था। उसके बाद से तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो अभी तक अब्राहम एकॉर्ड से जो चीज मुतवक्के थी, जो तवक्कात थी, वो अभी तक पूरी होती नजर नहीं आ रही है। और इसमें जैसा कि आपने फरमाया कि आपने जो इशारा दिया कि सबसे अहम चीज है कि सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करना। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ सऊदी अरब के इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का मकसद नहीं है, बल्कि इस वक्त खुद अमेरिका के ताल्लुकात भी सऊदी अरब से बहुत खराब चल रहे हैं और इतनी निचली सतह पे चल रहे हैं जो कि पिछले 50 साल में कभी भी नहीं हुए। इसकी एक खास वजह यह रही है कि गुज़िश्ता अक्टूबर में जब ओपेक प्लस ने अपने पेट्रोलियम के जो प्रोडक्शन लेवल्स हैं उनको कम करने की अमेरिकी सदर जो बाइडेन की रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया था और सऊदी अरब ने अपने प्रोडक्शन लेवल्स, तेल के जो है वो डेली प्रोडक्शन लेवल्स वही कायम रखे और ये भी कहा कि हम आइंदा तिमाही में ही इसे कम कर सकते हैं। उसके बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल निचली सतह पर पहुंच गए थे। और इससे पहले भी
जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ताल्लुकात सऊदी अरब के हुक्मरानों के साथ कोई अच्छे नहीं रहे हैं, खासतौर से जब से एमबीएस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान वहां के क्राउन प्रिंस बने हैं। जो बाइडेन ने एक वक्त में उनको पेरिया का लक़ब दिया था, यानी कि वो शख्स जो कि उनको बिल्कुल नापसंदीदा है और जिससे वो बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन उसके बावजूद पिछले साल वो सऊदी अरब गए, वहां उन्होंने ताल्लुकात इस्तेवार करने की कोशिश की, लेकिन उनको इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो इस तरीके से अब्राहम एकॉर्ड्स के जरिए से मुझे जहां तक लगता है कि अमेरिका रीजनल या इलाकाई सतह पर दोबारा अपने को रेलिवेंट बनाने के लिए, अपने को इस पूरे इलाके के मुख्तलिफ सियासी और मुआशी पहलुओं से जोड़ते हुए अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है कि उसे यहाँ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या अहम कंट्री माना जाए, जिसके बगैर वहां पर पत्ता भी नहीं हिल सकता, जैसा कि आज से तकरीबन 10 साल पहले तक का ये वाकया था। लेकिन अब अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जो खास चुनौती है वो ये है कि किस तरीके से सऊदी अरब के ताल्लुकात खुद अमेरिका और उसके बाद इजराइल के साथ इस्तेवार किए जा सकें, ताकि वो यहाँ की मुआशी और सियासी दोनों पेशकदमियों में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो। और उसका मकसद सिर्फ यही है कि किस तरीके से अमेरिकी पॉलिसी को इलाके में नाफिज किया जा सके और ईरान के खिलाफ कोई पॉलिसी मुरतब की जा सके। अच्छा, ये जो आपने कंधे से कंधा मिलाकर के बात कही, क्या आप दुनिया के किसी एक मुल्क का भी नाम ले सकते हैं जिसके साथ अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हों और उसका उसने भला किया हो? देखिए काजमी साहब, कंधे से कंधा मिलाकर मुहावरतन कहा गया है, इसका कोई अमली तौर पर कोई आपने जैसा पॉइंट आउट किया कि कोई मुजाहरा नहीं है, ये एक मुहावरतन बात कही गई है कि वो ये कोशिश करता है कि हम आपके साथ शाना बना शाना खड़े हैं। उसकी हर स्टेटमेंट में किसी भी मुल्क के कहीं वो कोई भी स्टेटमेंट इशू करता है तो वो यही अल्फाज इस्तेमाल करता है जो कि डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत ज्यादा हद तक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि कंधे से कंधा मिलाएंगे और टांगे काट देंगे नीचे से। बिल्कुल, ये सद्दाम हुसैन का ये हाल किया उन्होंने, और किस किस का क्या हाल किया है, ताइवान का कितनी हमारे साथ सामने मिसालें हैं बहुत मुल्कों की। देखिए वो तो तारीख इन सब चीजों से भरी पड़ी है और इसके बारे में हम लोग अभी फिलहाल गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, तो किसी और वक्त पे इस पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अमेरिका का सबसे सरेदस्त ये चाहना है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में अपनी बालादस्ती किस तरीके से कायम रख सकता है और इसके लिए वो इजराइल को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये जैक सुलिवन की अभी जो हालिया इजराइल दौरा है उसका महवर यही था। अच्छा, जैक सुलिवन ने एक बात फिर कही कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को हम यकीन करते हैं, उसे उस तरफ जाना चाहिए, जबकि इजराइल अब 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं करता, यानी फिलिस्तीन अलग मुल्क बने उसकी बात नहीं करता। खुद अमेरिका ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी जब से तस्लीम किया है तो वो वैसे भी मामला खटाई में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे वक्त में जबकि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात भड़काने का काम वहां की मौजूदा सरकार कर रही है, जिसमें इतामर बिन गवीर की बार बार वहां पर विजिट, और अभी जो एक वीडियो आई है मिडिल ईस्ट मॉनिटर की, वो वीडियो बहुत ही खतरनाक किस्म की है। उसमें मस्जिद में कुछ 2 लोग बैठे हुए शराब पी रहे हैं, एक आदमी पेशाब कर रहा है खड़ा हुआ। तो इतने जज्बात भड़काने की कोशिशें जो हो रही हैं, ऐसे वक्त में अमेरिका कोई उसूली कदम, कोई उसूली फैसला फिलिस्तीन के हक में जो आमतौर पे वो दिखावे के लिए कहते हैं, वो कहीं कुछ कर क्यों नहीं पाता? क्या है, यानी जो हार्डलाइन जो ली जाती है उसको वो सपोर्ट भी करता रहता है और इधर फिलिस्तीनियों को भी बहकाने का काम करता रहता है। देखिए दरअसल जिस तरीके से पूरा 2 नेशन स्टेट की जो बात कही जा रही थी, और जैसा कि आपने फरमाया कि डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में इस चीज को अमेरिका ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया, उसके बावजूद अमेरिका को इस चीज का पूरी तरीके से अंदाजा है कि हम इस कॉन्सेप्ट को या इस चीज को या इस तहरीक को किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अपने इजराइल दौरे के दौरान जैक सुलिवन रामल्ला में फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मिलने उनके पास गए और वहां पर भी
महमूद अब्बास ने उनसे सख्त लफ्जों में कहा कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की हुकूमतें टू नेशन की बात नहीं कर रही हैं, वो फिलिस्तीनी अवाम के जज्बात के मुखालिफ है। और साथ ही साथ एक दूसरी बात भी जो कि इजरायली मीडिया ने बहुत ज्यादा रिपोर्ट की है, वो ये कि जो मीटिंग से मुतालिक मालूमात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इशू नहीं की, उनके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि बेंयामिन नेतन्याहू जो कि दाएं बाजू के सख्त तरीन नेशनलिस्ट लीडर हैं, उनका भी ये चाहना है कि किसी तरीके से अमेरिका फिलिस्तीनियों पर भी दबाव बढ़ाए कि वो कोई बात करने के लिए तैयार हो, क्योंकि भी हालिया अरसे में फिलिस्तीनियन अथॉरिटी ने हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया है और उससे कहा है कि फिलिस्तीनियों के हुकूक आजादी को और हुकूक फिलिस्तीन को जो है वो तस्लीम किया जाए और टू नेशन जो है वो वहां पर कायम हो। तो ये इजरायली सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है और वो उससे किस तरह निपटे उनकी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका रास्ता जो मुझे लगता है कि अमेरिका भी शायद ये समझता है और इजराइल भी, कि अगर सऊदी अरब इस पूरे मामले में सरगर्म होता है तो कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि इस चीज को दोबारा आप कहें कि एजेंडे पर लाया जाए और दोनों तरफ से इस सिलसिले में बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू किया जा सके। अच्छा, प्रिंस फैसल बिन फरहान जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने दावोस में वो बात दोहराई टू स्टेट सॉल्यूशन की, और ये कि जब तक ये नहीं होता तो हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। और उसमें एक बात उन्होंने जो बिटवीन द लाइन समझ में आती है, मैं अल अरेबिया पढ़ रहा था, उसमें ये कहा कि फिलिस्तीनियों को उम्मीद बाकी रहनी चाहिए कि वो फिलिस्तीन अलग मुल्क बनेगा। तो वो जो उम्मीद बाकी रखने की बात है, यानी उसको सिर्फ उम्मीद तक ही वो रखना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं है, और वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक तरीके से इस तरह से इस बात को ले जा रहे हैं। और वो जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी पर जो पाबंदियां लगाई हैं इजराइल ने, उस यूनाइटेड नेशन में लॉबिंग करने की वजह से, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल कोर्ट में वो मामला गया है कि कब्जा, उसकी हैसियत क्या है फिलिस्तीनी जमीन पर इजरायली कब्जे की। उसमें यह भी कमाल हुआ है कि 5 बड़े लोगों के खिलाफ, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, उनको वेस्ट बैंक से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अब वो इजराइल का जो बाकी हिस्सा है, वहां जाकर के किसी फिलिस्तीनी अरब के कैद से छूटने पर जाके मुबारकबाद नहीं दे सकते, मिल नहीं सकते। तो ऐसी हालत में ये तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी भी खुद अपनी लेजिटिमेसी और बहुत तेजी से खोती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी से ही बात करके मसला कुछ हल हो जाएगा, जो और सेक्शंस हैं उनको इग्नोर करके? देखिए, फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है वो वहां पर जमीनी सतह पर मौजूद है, तो इसलिए आप उसको किसी भी हालत से बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जैसा आपका कहना है कि उसमें दूसरे फैक्शंस जो हैं वो फैक्शंस भी शामिल होंगे, तभी जब हम एक ऑल परवेजिव डायलॉग शुरू करते हैं तो उसमें हर फरीक जो है उसको शामिल किया जाना चाहिए। और दूसरे अरब मुमालिक हैं उनका भी यही ख्याल है, और यहाँ तक कि ईरान का भी यही ख्याल है कि जो दूसरे फरीक है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई तफसीली या पायदार बात कर सकते हैं कि इस पूरे मामले का हल कैसे निकाला जा सके। तो इसलिए फिलिस्तीनियन अथॉरिटी की रेलिवेंस अपनी जगह मौजूद है, साथ ही साथ सऊदी अरब की रेलिवेंस अपनी यहाँ मौजूद है, और दूसरे इलाकाई प्लेयर्स जो हैं उनकी भी रेलिवेंस इस पूरे प्रोसेस में जरूरी है। और शायद इसीलिए सुलीवन का जो हालिया इजरायली दौरा है वो इसका एक सबूत नजर आता है। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि असद मिर्जा साहब नई दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन में डिप्लोमेटिक सर्कल में बहुत नजदीक रह चुके हैं, एक अच्छे सीनियर एडवाइजर के तौर पर, और बीबीसी में भी काम किया, इसलिए इंटरनेशनल अफेयर्स की समझ काफी अच्छी है असद मिर्जा साहब की। अच्छा, मैं वापस आ रहा हूं उस सवाल पर कि 2020 में जो अकॉर्ड हुआ, अब्राहम अकॉर्ड, उसके बाद क्या क्या हुआ। चूंकि उसमें कई खबरें आती हैं, यूएई ने कई हजार यहूदियों को अपने यहाँ की सिटीजनशिप दे दी, प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, अलग से एक पूरा
एक मोहल्ला तैयार हो रहा है, नेबरहुड दुबई में यहूदियों के लिए, और क्या-क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ है, आगे कहां तक, किस तेजी से ये मामला बढ़ रहा है। क्योंकि मैं एक चीज महसूस करता हूं कि अगर इजराइल की इनबाउंड फ्लाइट और आउटबाउंड फ्लाइट के पैसेंजर्स की गिनती अगर आंकड़े देखें तो बाहर जाने वालों की तादाद ज्यादा है, वापस आने वालों की कम है। तो ये यूएई में एक तरह का सेफ हेवन के तौर पर आकर के रहना इनको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। आपको क्या अंदाज है इसके बारे में, क्या पता? देखिए, अब्राहम अकॉर्ड जो है उसमें अगर हम किसी एक मुल्क का नाम ले सकें जिसको कि इस अकॉर्ड से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो यूएई है। और यूएई की हुकूमत का जो मेन एम है वो अपने ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। और इस अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए भी इसराइल और यूएई के दरमियान जो है पिछले 2 साल में जो बायलेटरल ट्रेड हुआ है उसकी तादाद आप ये समझिए कि अगस्त 2022 तक इन दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन $200 मिलियन का ट्रेड हुआ था, और जो कि पिछले साल की बनिस्बत 163% ज्यादा था। और उसके साथ ही साथ अगस्त 2022 तक सिर्फ 8 महीनों में इन दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन $2.25 खरब का बायलेटरल ट्रेड हो चुका था, जिसमें जो कि पिछले साल की बनिस्बत 121% ज्यादा है। तो इस चीज से साफ जाहिर होता है कि यूएई का भी असल मकसद बाहमी तिजारत, बाहमी ट्रेड को बढ़ाना था ताकि उसकी इकोनॉमी फल फूल सके। और साथ ही साथ इसराइल को एक ऐसा आउटपोस्ट चाहिए था जहां वो अपनी कंपनीज स्टैब्लिश कर सके, जहां उसके अवाम रह सके हर सहूलत के साथ। तो यूएई की हुकूमत दुबई में, अबू धाबी में, मुख्तलिफ दूसरे वहाँ के एमिरेट्स में जो है उनको नेबरहुड बनाने की इजाजत दे रही है। सिनागॉग दुबई में जो है वो शुरू हो चुका है। दुबई में आपको कोशर खाना हर जगह बासानी दस्तयाब हो रहा है। तो यानी कि एक तरीके से यूएई की हुकूमत वहां पर मौजूद इजरायली अवाम को हर सहूलत मुहैया कराने के लिए कमिटेड नजर आती है। साथ ही साथ वो उनके जरिए अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड भी कर रही है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर तकरीबन तकरीबन 150 इजरायली कंपनीज ने यूएई के मुख्तलिफ फ्री जोन्स में और दूसरे मकामात पर अपने ऑफिस खोले हैं। और इसमें इजरायली कंपनियों का फायदा ये है कि उनको गल्फ के अलावा एक लॉजिस्टिक सेंटर मिल रहा है, जहां से कि वो अपने यहाँ पैदा माल और खास तौर से डिफेंस रिलेटेड आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स जो है वो फरोख्त कर सके और उसको अच्छे और तरीके से और कम पैसों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक, मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंचा सके, जिसके लिए दुबई बहुत ही मौजूद तरीन जगह है। तो बाहमी तौर पर अब्राहम अकॉर्ड्स का सबसे ज्यादा फायदा मुआशी और तिजारती तौर पर यूएई और इजराइल को हुआ है। अच्छा, इसमें यूएई के पास क्या कुछ है इजराइल को बेचने के लिए? वहां से इजराइल से क्या कुछ आता है, यूएई से क्या जाता है, इसका थोड़ा सा कुछ और अंदाज बता सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि यूएई के जो हुक्मरान हैं उनको अपनी इकोनॉमी जो है उसका जो उन्होंने पूरा बिजनेस मॉडल बनाया है वो सिर्फ इस बात पर अब आगे चल रहा है कि किस तरीके से आप वहां यूएई में अपनी कंपनी कायम करके इन्वेस्टमेंट यूएई में लाए, ताकि वहां की लोकल इकोनॉमी को फायदा पहुंचे, वहां के बैंकिंग सेक्टर को फायदा पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आप वहां पर कोई प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं तो वहां पर आपको लेबर रिक्वायरमेंट हो, जिसमें कि आप मुख्तलिफ एशियन कंट्रीज के लेबर को इस्तेमाल कर सकें। दुबई के लोग जो यूएई के बाशिंदे हैं उनको आप बतौर मैनेजरियल पोस्ट पे मामूल कर सकें। तो इस तरीके से वो पूरा जो बिजनेस प्लान है उसमें सिर्फ यूएई के लिए नहीं बल्कि बाकी सारे मुल्कों से भी वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले 2 सालों में उन्होंने अपने यहाँ मुख्तलिफ वीजा रूल्स रिलैक्स किए हैं, वो सब इसी चीज की कड़ी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दुबई आए, वहां पर अपना घर बसाएं, अपना कारोबार फैलाएं, और उससे रिलेटेड जो फायदा होगा वो यूएई की इकोनॉमी को पहुंचेगा। अच्छा, बाकी और मुल्कों में क्या हाल है अभी? एक तो बहरीन खासतौर पर चूंकि बिल्कुल साथ साथ यूएई के साथ आया था, बहरीन में क्या कुछ है? इजराइल का अमल दखल कुछ कितना बड़ा होगा, क्या हो सकता है?
देखिए, बहरेन, ओमान, इन दोनों का नाम आ रहा था, लेकिन वो वहाँ की अपनी लोकल मुल्की सियासत की वजह से अभी चीजें लग रहा है कि बैक बर्नर पर हैं दोनों मुल्कों में। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस तरीके से यूएई ने अपना ट्रेड इसराइल के साथ बढ़ाया है, उसी तरीके से बाकी गल्फ कंट्रीज भी, उसमें से ओमान भी है, बहरेन भी है, कतर भी है, ये सब लोग भी आहिस्ता आहिस्ता चाहेंगे किसी तरीके से ये इस जो बढ़ती हुई तिजारत, बढ़ता हुआ ट्रेड है, उसका पार्ट एंड पार्सल बन सके, जिस ताकि उनकी अपनी कौमी इकोनॉमी जो है उसको फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। अच्छा, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कब तक कुछ हो सकते हैं, कुछ अंदाजा है? क्योंकि बड़े दिलचस्प दिलचस्प खबरें आती हैं। सऊदी लीक्स के नाम से एक वेबसाइट है, उसने एक बार खबर दी थी कि मक्का में भी यहूदी आकर के प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। फिर एक खुद इजरायली मीडिया से एक खबर आई थी, एडिटर लेवल का जर्नलिस्ट, वो खामोशी से मक्का में दाखिल हुआ होता है और वहां की वीडियो अपने यहाँ के टेलीविजन चैनल पर चलाता है। तो उनकी यानी एक तरह से एक्सेस, उसने एक तरह चैलेंज किया था, या उसमें स्कूप कहा जाए जर्नलिज्म का, कि वो चूंकि गैर मुस्लिम वहां नहीं जा सकते, उसने अंदर जाकर के दिखाया। तो ये इस किस्म की जो चीजें वहां ऑलरेडी हो रही हैं, अभी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का ऐलान नहीं हुआ, ये बात अपनी जगह है। सिक्योरिटी के मामले में कुछ अंडरस्टैंडिंग है, मामलात हैं, ये सब जानते हैं। दोनों तरफ के मीडिया से चीजें अलग अलग तरीके से आती रहती हैं। अब आपको क्या लगता है, सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने में टाइम क्यों लगा रहा है, या कब तक उम्मीद है? चूंकि इस सरकार के बनने से कुछ ही दिन पहले लिकुड पार्टी के एक मेंबर ने, नेसेट के मेंबर ने यह बात कही थी कि प्रायोरिटी में है बहुत जल्दी नई हुकूमत बनने के बाद सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन। देखिए, इस वक्त जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके पेट प्रोजेक्ट नियोम सिटी के लिए वो किस तरीके से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब ला सकें। और ऐसी खबरें भी आई हैं कि जो नियोम सिटी है उसमें इजरायली कैपिटल भी बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल और न्यूयॉर्क सिटी का फासला तकरीबन 800 किलोमीटर का है। इस तरीके से जब न्यूयॉर्क सिटी बन जाएगी तो वहां इसराइलियों का आना जाना बहुत आसानी से हो सकेगा। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि सऊदी जो बाशिंदे हैं वो भी अब आज की तारीख में बआसानी इसराइल जा रहे हैं, वहां पर मजहबी मकामात देखने के लिए, जियारत करने के लिए, और उनकी वापसी पर उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि एक जमाना यह था कि अगर आपके पासपोर्ट पर इजराइल का वीजा लगा हो तो आप सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते थे, लेकिन वो सब चीजें माजी की बातें हो चुकी हैं। तो दरअसल अब जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, सबसे ज्यादा फोकस ये है कि आप अपने यहाँ कैपिटल किस तरीके से लाएं ताकि आप अपने कौमी इकोनॉमी, कौमी मैशियत को किस तरह से ज्यादा मजबूत कर सके। वही चीज एमबीएस के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की चीज है। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें अंदरूनी तौर के ऊपर इस चीज का के लिए मुखालफत भी उठानी पड़ रही है, क्योंकि अभी भी सऊदी अरब की अंदरूनी पॉलिटिक्स में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना ही उसके साथ किसी तरीके के सिफारती या तिजारती ताल्लुकात रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब क्या हो जाए। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब ये दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात सिफारती सतह पर भी और तिजारती और मुआशी सतह के ऊपर भी कायम हो सके। और वो दिन क्या और रंग लाएगा, ये हम और आप देखेंगे। जी, न्यूयॉर्क सिटी का आपने जिक्र किया, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के आखिरी दिनों में, बल्कि आखिरी महीनों में, सितंबर अक्टूबर में बेंजामिन नेतन्याहू एक खुफिया विजिट पर आए थे और न्यूयॉर्क में ही मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई थी। माइक पोम्पियो उस मीटिंग में मौजूद थे, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, आखिर में अगर कंक्लूड करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप आने वाले कितने सालों में, कैसा लगता है आपको कि बाकी अरब मुल्क भी, खास तौर पर जो जीसीसी मुल्क हैं, क्योंकि इसके खाड़ी के दूसरी तरफ वाले मुल्क तो बजाहिर कोई नजर नहीं आ रहा है इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करता हुआ, ईरान, इराक, सीरिया, बहरेन, वो लेबनान, ये बिल्कुल दूसरी लाइन पर चल रहे हैं। लेकिन इस तरफ कितने साल में इजराइल को कामयाबी मिल जाएगी?
देखिए, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि खासतौर से जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या जो गल्फ कंट्रीज हैं वो कितनी जल्दी इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लेंगे, तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो इलाकाई सतह पर चीजें रूनुमा हो रही हैं उनसे सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वाकया भी बहुत जल्द रूनुमा होगा कि जीसीसी के ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस कायम करने में आगे आ रही है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद मिर्जा साहब। आज बहुत ही अहम बात हुई, खासतौर पर अमेरिका और इसराइल के बीच में जो बातचीत हुई जैक सुलिवन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच, सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुक से, और इन इलाके के मुल्कों पर, खासतौर पर यूएई में जिस तरह से आपने बताया कि इसराइल का इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी तादाद में कंपनियां, कारोबार, उनको रहने के लिए खास कॉलोनी बना करके देना वगैरह वगैरह, बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। आपने कहा कि उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने पर, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होगा, कैसे हालात नॉर्मल रखे जाएंगे या किसी किस्म की टेंशन क्रिएट की जाएगी, क्योंकि इसराइल और अमेरिका पर वो भरोसा तो नहीं किया जा सकता कि कोई बहुत अच्छा कोई नेकी का प्लान लेकर के आए होंगे, कोई अमन की बात करेंगे। जहां पहुंचते हैं वहां टेंशन बढ़ती है और हालात बिगड़ते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।